राइट, क्लास 10 के लिए डीएस-बीएस सीरीज जारी है और प्री बोर्ड एग्जाम की तगड़ी तैयारी है। इस सीरीज का आज हम 4th चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण जिसका नाम है, वो सॉल्व करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट और कैसे आपके क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्री बोर्ड एग्जाम की तगड़ी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम का रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास 10 वालों पेपर पेन लेकर तैयार हो जाइए। इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। चैप्टर का आपके नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में जिसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। पहले इसका मोटा मोटा मतलब समझ लो कि क्या है, यहीं से आपको पूरे चैप्टर का एक आइडिया हो जाएगा तो क्या करना है इसके अंदर आपको पढ़ता है। देखिए इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने इससे पिछला ही चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा है, 3rd चैप्टर। इक्वेशन आपको क्लियर है कि जिस भी कथन में, जिस भी एक्सप्रेशन में या जिस भी बात में हमें इक्वल का ये साइन नजर आएगा वो एक इक्वेशन होती है, ये बात हमें पता है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती थी जिसके अंदर जो वेरिएबल होते थे x या y और उसकी पावर 1 होती थी, वो होती थी लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात। द्वि का मतलब है 2 से और घात का मतलब है पावर, मतलब जिसकी पावर 2 हो, या एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल होंगे, जैसे कि x अगर वेरिएबल है तो x का स्क्वायर होगा, यहां पर जो पावर होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्मेट को या इस फॉर्म को हम बोलेंगे यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर जो ये वेरिएबल आपको नजर आ रहा है x का स्क्वायर और x, यहां पर इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, वो 2 है, वो द्वि है। तो द्विघात समीकरण, क्योंकि यहां पर ये इक्वल का निशान लगा हुआ है। तो बस ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां देखें जहां वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी 2 हो, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसको देखिए किस तरीके से लिखा गया है, यहां पर x की स्क्वायर है, यहां पर x की पावर 1 हो गई, फिर x खत्म हो गया। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का कि पावर बढ़ती हुई की तरफ से घटती हुई जाएगी और फिर x गायब हो जाएगा। ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल एंड शॉर्ट समझ लिया है। अब आज की इस वीडियो में क्या सीखना है आपको, वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको यही सीखना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। इसकी सॉल्विंग, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये आपको सीखना है और बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। बिल्कुल जिसकी कमजोर से कमजोर ये चैप्टर है ना, उसको भी समझ में आएगा। 2 तरीके से, एक तरीका होता है आपका फैक्टराइजेशन के फैक्टर करके सीखो या सॉल्व करो, और दूसरा तरीका होता है आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू इसको सॉल्व करो। तो ये 2 चीजें आपको 2 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये इस चैप्टर में सीखना है। उसके बाद कुछ रूट्स निकल के आते हैं, मतलब जब सॉल्व होगा तो कुछ आंसर निकल के आएंगे, रूट्स निकल के आएंगे। तो उन रूट्स का नेचर डिफाइन करना है कि वो किस टाइप के रूट्स हैं, ये एक चीज सीखनी है। और उसके बाद बस वही है, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 4 या 5 नंबर का एक बड़ा सवाल भी इस चैप्टर के अंदर से ही आता है, वरना 3 नंबर में और 2 नंबर में जो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आके सवाल उठा लेते हैं। यहाँ पे सवाल है इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में, मैं दोनों ही मीडियम का ध्यान रख रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। अगर आपका ये चैप्टर है जो कि है, ये पूरा आपके लिए भी काम आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दी गई है और हमसे पूछा है कि उसके रूट्स बताओ। हिंदी में गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के मूल, इसके मूल यानी रूट्स को हिंदी में मूल कहेंगे, तो इसके मूल हमें बताने हैं। कौन सी विधि से? फैक्टराइजेशन से। तो मैंने आपको बताया 2 तरीके, एक फैक्टराइजेशन वाला और एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे काम करता है। सबसे पहले आप इक्वेशन देखिए, ऊपर आपके सामने समीकरण लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अच्छा, ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तरीका होता है। सबसे पहले स्क्वायर वाला वेरिएबल, फिर एक पावर वाला, फिर गायब। तो इसको अगर आपको देखना है तो ध्यान रखना है कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जहां पे a की बराबर 0 ना हो, मतलब क्योंकि ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई होकर ये सारा का सारा पार्ट 0 बन जाएगा, और अगर ये पार्ट 0 बन गया तो इसकी पावर 2 खत्म हो जाएगी। और जब पावर 2 खत्म हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि a के बराबर 0 नहीं
होना चाहिए ताकि ये जो है इक्वेशन इसका वेरिएबल की पावर 2 मेंटेन रहे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। फैक्टर करना सीख लो कान खोल के, बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूं, सीख लो, रिवीजन हो जाएगा, तगड़ी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहला इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे क्या स्टेप फॉलो करनी है? स्टेप नंबर 1, कान खोल के सुनो, का पास आके बता रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 1 है बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको? जो बाहर बाहर नंबर नजर आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहां पर सबसे बाहर है 3 और यहां पर सबसे बाहर है 2, तो जो सबसे बाहर वाली नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो यहां पर अगर हम 3 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6 आएगा। 3 दूनी होते हैं आपके 6। ये हमने कर लिया स्टेप 1। अब क्या करना है? अब स्टेप 2 सुनो ध्यान से। स्टेप 2 में आपको ये करना है, अब इस 6 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं मल्टीप्लाई में कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यही 6 मिले, लेकिन हम प्लस या माइनस करके जो बीच में नंबर है वो लेकर आए। क्या बताया मैंने? कि अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करके 6 ही बने, लेकिन प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। वो बीच में क्या है? बीच में आप देखेंगे यहां पर है माइनस का 5। तो आपको अब 6 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में कि प्लस माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो वो टुकड़े क्या होते हैं? वो 3 और 2 ही होते हैं। अगर मैं यहां पर इसके 3 दूनी 6 कर दूं, देखिए 3 और 2 करें, 3 दूनी कितना होता है? 6, मल्टीप्लाई करके 6 मिल गया मुझे, और 3 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5। तो ये 2 टुकड़े मुझे लेने हैं। अब मुझे लाना क्या है? माइनस का 5 लाना है। तो जो लाना होता है उसका साइन आप बड़े नंबर पे लगाना हमेशा, आंखें मीच के। जो लाना है बीच वाला नंबर उसका जो साइन होगा वो यहां बड़े वाले नंबर पे आ जाएगा। तो यहां पर माइनस का 3 आ गया। अब यहां पर इसके साथ भी x रहेगा, इसके साथ भी x रहेगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास 5 के साथ x है। अब माइनस का 5 लाना है तो ये 2 हम कौन सा रखें? क्या ये प्लस का रखें, क्या ये माइनस का रखें? तो माइनस का 5 लाने के लिए हमें इसको भी माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस और माइनस होती है प्लस। तो ये दोनों मिलके फिर प्लस होंगे और यहां से मिलके आ जाएगा माइनस का 5x जो कि बीच वाला है। बस ये पेयर्स अगर आपने बना लिए, काम आपका पूरा हो गया। स्टेप 2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको यहां पर लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए अब दिखाता हूं आपको। लिखना आपको इस तरीके से है, 2x का स्क्वायर आपका एज इट इज आएगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस माइनस के 5x की जगह पर अब आप रखेंगे ये वाला जो आपने इसको एक्सपेंड किया है, माइनस के 5x की जगह हम लिखेंगे माइनस का 3x और माइनस का 2x। मतलब हमने बेसिकली इस 5x को 2 जगह खोल के लिख लिया। ठीक है जी। अब ये वाला प्लस 3 आपका एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू में 0 एज इट इज आ जाएगा। ये आपकी स्टेप 2 कंप्लीट हो गई। अब स्टेप नंबर 3 सुनो, क्या करना है? अब आपको लेना है कॉमन। जो चीजें सेम नजर आ रही हैं, यहाँ पे 4 टुकड़े हो चुके हैं, तो 2 टुकड़ों में जो कॉमन है वो बाहर निकालो, बाद के 2 टुकड़ों में जो कॉमन है वो बाहर निकालो। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर मुझे इसमें भी x नजर आ रहा है और इसमें भी x नजर आ रहा है। दोनों में x दिखाई दे रहा है जो कॉमन है, तो x मैंने इनका बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या क्या बचेगा? यहाँ पे था 2x का स्क्वायर, तो एक तो मेरे पास 2 रह जाएगा अंदर। x का था स्क्वायर मतलब पावर थी 2, एक x बाहर निकाल लिया तो अंदर एक x रह जाएगा। तो ये यहाँ पे कॉमन लेके ये आ गया। माइनस का माइनस लगाऊंगा, यहाँ पर था 3x, x बाहर आ चुका है, अंदर सिर्फ क्या रह गया? 3 रह गया, तो 2x माइनस 3। ये इसका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये वाला माइनस हम यहाँ लगाएंगे, ये लगा लिया। अब इसमें कॉमन देख लीजिए, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ना ही कुछ नंबर कॉमन है ना ही कुछ और कॉमन है। तो जब कुछ भी कॉमन नजर ना आए तो सिंपल 1 कॉमन निकाल लो, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 सबके साथ ही होता है। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज आपकी 2x एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस बाहर आ चुका है। और यहाँ पर फिर हम जब प्लस का यहाँ पर अब माइनस का 1 हमने कॉमन लिया है ना, तो यहां से जब माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस होने की वजह से यहां पर इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ बन जाएगा 2x माइनस 3। ये ध्यान रखना, जब भी बाहर माइनस होगी तो अंदर जब भी कॉमन ले रहे होंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब मैं माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, जब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 3 में, तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 ही मुझे मिलेगा, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे। ये आपका काम हो गया है। बस यहां पर रुक के एक गहरी सांस लेना।
और एक चीज और चेक कर लेना कि आपके के दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं या नहीं। अगर ये ब्रैकेट आपके अलग अलग हो गए तो समझना आपने सवाल में कहीं ना कहीं कोई गलती, कोई मिस्टेक करी है। और अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, जैसे यहाँ पर मेरे आ गए, तो इट मींस टेंशन फ्री हो जाओ, आपका सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। ये काम करने के बाद अब ये जो दो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन है, तो इनको एक बार लिख लो 2x - 3, और बाकी जो बाहर की चीजें हैं उनको एक बार अलग से ब्रैकेट में बंद करके लिख दो। बस अब ये आपका एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो और अपना आंसर लेके आ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, 2x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे और दूसरी तरफ x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहां से भी x की एक वैल्यू निकल के आएगी, यहां से भी x की एक वैल्यू निकल के आएगी, वही हमें निकालनी है। तो यहां से आप निकालेंगे तो यहां पर ये 3 प्लस का हो जाएगा और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारी x की आ गई 3/2। यहां से आप निकालेंगे तो 1 माइनस का है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 1। तो एक आपका ये आंसर आ गया, x की ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, और यही है इसके रूट्स, इसके मूल, इसके हल, इसके सॉल्यूशन। x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब याद करो एक और बात, क्या 2 वैल्यू इसलिए आई क्योंकि x का स्क्वायर था। जितना वेरिएबल की पावर होती है उतनी ही वैल्यूज निकल के आती हैं। लीनियर इक्वेशन में एक पावर होती तो वहां x की एक ही वैल्यू निकल के आएगी। यहां पर पावर 2 है तो x की 2 अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी, जैसे कि यहां पर हमारे केस में आई हैं। तो फैक्टर करने की 2-3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप बाहर वालों की मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेप उसके फिर ऐसे पेयर्स बनाओ के मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए और प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए। उसके बाद कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद अगर ब्रैकेट सेम है तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जवाब बिल्कुल सही जा रहा है। फिर दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख के x की या y की या जो भी वेरिएबल, जो भी चर होगा उसकी वैल्यू निकाल के आप आंसर लेकर आ जाना। अब आपने सवाल बहुत अच्छे से समझाए तो लगे हाथों अभी प्रैक्टिस कर लो, क्या पता इसमें से ही कोई सवाल उठ के आ जाए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपके सामने मैंने कुछ 4-5 सवाल दिए हैं, इनको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही इनका आंसर लेके आना है। तो अभी वीडियो पॉज कर लो, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हुआ हूं, सवाल आपके सामने है। वीडियो पॉज करके एक एक सवाल के आप आंसर सॉल्व करो और अपने आंसर, ये रही मेरी आईडी, यहां पर मुझे फोटो भेज के मुझसे अपना होमवर्क, ये सवाल चेक करवाइए। अभी कर लीजिए ये काम, अभी आपने सीखा है, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीजें पक्की हो जाएंगी। रूट्स देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। बाहर वालों की अगर मल्टीप्लाई होनी है तो 5√2 की √2 में मल्टीप्लाई करा देना। तो जब √2 में मल्टीप्लाई होगी 5√2 की, तो भैया √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो इनका अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां पर ये सिर्फ 2 रह जाएगा और 5 रह जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। रूट्स देख के ऐसे यहां टुकड़े करने हैं तो टुकड़े भी आपके हो सकते हैं। इसकी बटा खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बटे की मल्टीप्लाई बाकी सब में कर देंगे तो यहां से ये बटा भी हट जाएगी। इसको सिंपल करने का तरीका ये है, 8 इसके नीचे है ना, तो इसमें से हटाने के लिए इस 8 की बाकी दूसरों में मल्टीप्लाई करा दो। जैसे 8 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो ये बन जाएगा आपका 8 दूनी 16x का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका माइनस के 8x, और यहां से जो ये 8 है नीचे से फिर खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मॉडिफिकेशन आप इन सवालों में करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया ताकि आप अटक ना जाएं कि सर ये कैसे होगा, तो आपको दिक्कत ना हो। तो फटाफट अभी इसको चेक करके, अभी इसको सॉल्व करके मुझे चेक करा लो। फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने आपको सिखा दिया और आपने प्रैक्टिस भी कर ली लगे हाथों। अब दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। जो दूसरे तरीके से जो रूट निकलते हैं वो तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का तरीका, कि एक फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, उसमें आपको कोई रूट नहीं निकालना, कोई फैक्टर नहीं निकालना, कोई कॉमन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करके भी आप इन रूट्स को, इन मूल को निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा आइए वो सिखाता हूं, आसान है। तो सबसे पहले ये है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसके थ्रू हम अपने रूट्स या अपने मूल निकालेंगे। तो x की जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो आएंगी -b प्लस माइनस √d/2a। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि x की वैल्यूज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √d/ में नीचे 2a। अब ये क्या क्या चीजें हैं सब मैं आपको बताता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले यहां पर जो आप d देख रहे हैं, इस d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी। इस d को इंग्लिश में यहां पे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है और इसको निकाल लेंगे। सबसे पहला यही तरीका होगा कि हम d निकालेंगे। d निकालते कैसे हैं, d निकालने का सिंपल सा तरीका है b² - 4ac। आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट और d निकाल लेंगे अलग से ताकि यहां पे रूट में रखने में आसानी रहे, और वो हम निकालेंगे b² - 4ac से। अब ये b² ac ये कहां से मिलेगा, ये हमें हमारी
इक्वेशन में, हमारी समीकरण में ही दिए गए हैं ए, बी और सी, तो यहां से हम ये चीजें निकाल लेंगे। अब आइए एग्जांपल लेके इसको मैं आपको सिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने वही इक्वेशन ले ली है जिसको मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था फैक्टराइजेशन मेथड से, ताकि आपको पता रहे अच्छा इसी तरीके से इसको हम यहां से भी कर सकते थे। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो होता है वो ए होता है, यहां पे एक्स के साथ वाला बी और ये हमारे पास सी है। तो सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करना है। b कौन है, यहाँ पे x के साथ वाला, और x के साथ यहाँ पर है माइनस का 5। आपको ये साइन भी लेना है, प्लस माइनस जो भी साथ में होगा। तो माइनस के 5 का आप स्क्वायर करेंगे, माइनस के 5 का आपको स्क्वायर करना है, ये वाला माइनस ये वाला 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई में a कौन होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर है 2, तो मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में c की जगह पर है यहाँ पर 3। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 पंजे 25 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 25 आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे माइनस 4 दूनी 8 3 24, ये आपका आ जाएगा 24 और d की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी आपकी 1। तो यहां से हमारा d निकल के आ गया जो कि आ गया 1। बस अब d निकल गया ना, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो और आपके x के दोनों रूट निकल के आ जाएंगे। तो x की जो वैल्यूज निकल के आएंगी, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस का b रखना है सबसे पहले, तो फॉर्मूले वाला माइनस ये आ गया। अब हमें b रखना है, b क्या है, b खुद माइनस का 5 है, तो यहां पर ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस जो b के साथ है, तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट लगा के अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया है। अब यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट में d की वैल्यू निकल के आई है 1, तो यहां पर रख दी, अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में a क्या है हमारे साथ, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो भी 2 है। ये आ गया निकल के। अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब रूट का 1 मतलब अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहां पर ये आपका 1 ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 2 दूनी 4। अब समझो खेल ये यहाँ पर 2 साइन लगे हैं प्लस माइनस, इसका मतलब ये है कि एक बार आपको ये 1 प्लस करना है और एक बार ये 1 माइनस करना है, जब भी तो इसके 2 अलग अलग रूट, 2 अलग अलग मूल बनेंगे। तो अब हम अगली स्टेप में यही करेंगे। तो x की एक वैल्यू कैसे निकलेगी कि हम एक बार इस 1 को प्लस करके दिखाएंगे और एक बार अलग से इस वाले 1 को हम माइनस करके शो करेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सोल्व आउट हो गया। अब इसको आगे आप और सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि इसका आंसर मैं इधर लिख दूंगा आगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6/4, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4, तो x की एक वैल्यू निकल के आ गई 3/2। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 4/4 का मतलब होता है 4 एकम 4, तो x की एक वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 1। तो ये 2 वैल्यूज हमारी निकल के आ चुकी हैं x के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक हो गई आपकी x की वैल्यू 1 और एक हो गई x की वैल्यू 3/2। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू आई 3/2 और 1, और अगर आप यहां पर देखेंगे फैक्टर वाले मेथड से तो यही वैल्यू आई थी, x की एक वैल्यू आई थी 1 और एक आई थी 3/2। तो अगर वैल्यूज आपकी सेम आनी है तो तरीका आप कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाओ तो फिर आपको फैक्टर ही करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मेंशन कर रखा था कि बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से ही आपको मूल निकालने हैं हिंदी वालों, तो इट मींस आपको फिर यही तरीका फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कहा जा रहा है तो फिर आपको यह वाला तरीका फॉलो करना है, जहां पे आपको पहले d की वैल्यू निकालनी है जो कि b² - 4ac से निकलती है, फिर उस वैल्यू को आपके फॉर्मूले में रखना है जो कि होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, और सॉल्व करके जब प्लस माइनस वाली वैल्यू को अलग अलग 2 बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मेंशन करेंगे और अपना आंसर जो है वो लेकर आ जाएंगे। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इट मींस अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, बहुत ही कम टाइम में आपने यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं ये सीख ली। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया किस तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डायरेक्ट इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू भी। अब मैं आपको सिखाऊंगा तीसरी या नई चीज जो कि है नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। मतलब
मतलब ये रूट्स का नेचर क्या होता है, आइए अब इसको जानते हैं। अब बात करते हैं इसके नेचर्स की कि ये नेचर का क्या मतलब होता है। तो हेडिंग लगा दी है मैंने, नेचर ऑफ रूट्स, यानी हिंदी में जिसको बोला जाएगा मूलों की प्रकृति। ये जो मूल, ये रूट्स, ये आंसर जो निकल के आते हैं इनका कुछ नेचर भी है, इसको पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो यहां पर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है इस फॉर्म में लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो उसका डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये बातें हमने सीख ली है। तो यहां पर जो नेचर ऑफ रूट्स आएंगे वो 3 प्रकार के, यानी 3 तरीके की उसकी प्रकृति होगी। कैसी कैसी होगी? नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 का केस ये है कि इफ हमारी जो डी की वैल्यू हो वो मोर देन 0 हो, अगर डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालें, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालें और इसकी वैल्यू आ जाए 0 से ज्यादा, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो ऐसी हालत में फिर क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आते हैं। ये बात ध्यान रखना, मतलब 2 अलग अलग टाइप की रियल वैल्यूज, रियल रूट्स, मूल निकल के आएंगे जिनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। जैसे कि अभी हमने यहां पर जो पहला ये सवाल किया है डिस्क्रिमिनेंट यूज करके, यहां पर जब हमने ये डी निकाला था इसकी वैल्यू कितनी आई थी, डी इक्वल टू 1 मतलब 0 से ज्यादा वैल्यू थी। तो जब भी इस डी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो 2 अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगी। जैसे यहां पर देखेंगे x की एक वैल्यू निकल के आई थी 1 और एक निकल के आई थी 3/2। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो जो x की जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो अलग अलग वैल्यूज निकल के आती हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। ये था केस नंबर 1। अब सोचो व्हाट इफ अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डी निकालें और उसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन की जो वैल्यू आ जाए वो 0 के बराबर आ जाए। अगर ऐसा केस हो जाए तो समझ जाना फिर उसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। यस, वहां पर जो x की वैल्यूज आएंगी ना दोनों वो सेम आएंगी। मतलब अगर x की एक वैल्यू एक तरफ जो है वो मान लो 3 आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी, दूसरी साइड भी x की वैल्यू 3 ही आएगी। अगर एक साइड वैल्यू माइनस के 5/19 आ रही है तो दूसरी साइड भी माइनस के 5/19 ही आएगी। ये कब होगा कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, जो d है, वो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो इसको देख के आप समझ जाना कि अब आपके रूट्स की वैल्यू सेम आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। तो यहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। सो तीसरा जो नेचर है वो ये हो सकता है कि अगर इफ d इज लेस देन 0, अगर हम ये डिस्क्रिमिनेंट निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के किसी इक्वेशन का और उसकी वैल्यू 0 से कम आ जाए, निगेटिव में चली जाए, माइनस में चली जाए d की वैल्यू, तो उस केस में फिर ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, नो रियल रूट्स, फिर कोई आंसर नहीं निकलेगा, x की वैल्यू नहीं आ सकती, इमेजिनरी नंबर्स में चली जाएगी वैल्यू। तो आपके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आप वहां पर मेंशन कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव है या लेस देन 0 है, तो फिर कोई उसका रूट निकल के नहीं आएगा, कोई सॉल्यूशन उस इक्वेशन का नहीं हो पाएगा। तो ये 3 टाइप के नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। पहला, अगर d की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो समझ जाना जो x की 2 वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग आएंगी। अगर 0 के बराबर है d की वैल्यू तो जो 2 वैल्यू x की आएंगी बिल्कुल सेम आएंगी, इक्वल आएंगी। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो फिर x की कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी मूल या कोई भी रूट्स आप निकाल नहीं सकते। तो आपसे कई बार ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि बताओ इसका नेचर क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, क्या फिर नहीं आएगा, या फिर इक्वल सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। तो उस केस में आप फिर अपनी इक्वेशन जो दी गई होगी उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये चीज चेक करके बता देंगे। अगर 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं तो उनको निकाल देना, अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो वो भी निकल जाएंगे। और अगर रूट्स यहाँ पे ये डी की वैल्यू छोटी है तो रूट्स आएंगे ही नहीं, फिर आप यहीं छोड़ देंगे सवाल के भैया इसके रूट्स निकाले ही नहीं जा सकते क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से कम है। तो ये 3 टाइप के इसके नेचर होते हैं जो आपको अब बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या सीखा वीडियो में जरा एक नजर मार लेते हैं। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से इसके मूलों को निकालना सीख लिया है। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी निकालना सीख लिए हैं रूट्स। उसके बाद मैंने अभी आपको सिखा दिया नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट को देखकर हम इसके नेचर रूट्स के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। ये चीज भी हमारी डन हो गई। बस अब तीसरी और लास्ट चीज बची है, वो क्या है, वो है आपके
सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब रियल लाइफ के सिचुएशंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करना। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, रियल लाइफ के ऊपर कैसी वर्ड प्रॉब्लम बनेगी। और इस चैप्टर में से 4 या 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो एक आता ही आता है। अब हम उसी टाइप के क्वेश्चंस 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 और 5 नंबर वाले तक हर टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम या डायरेक्ट देखेंगे, सॉल्व करेंगे। प्री बोर्ड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बोर्ड एग्जाम का रिवीजन भी होगा। तो अब वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं, बहुत बेनिफिट्स आपको देंगे। यहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही क्वेश्चंस है, दोनों ही मीडियम का खास ख्याल रखता हूं मैं आपके लिए। चलिए सवाल पढ़ने, हिंदी वालों पढ़ो अपना और इंग्लिश वाले पढ़िए अपना। लिखा हुआ है यहाँ पे, एक पुत्र और उसके पिता की आयु वर्षों का योग 35 वर्ष है, मतलब एक बाप है एक बेटा है, उनकी जो भी एज, जो भी आयु, जो उम्रें हैं, उसका डिफरेंस जो है वो 35 साल का है। आगे हमसे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 150 ईयर्स, और अगर हम उन दोनों की एजेस की गुणा, उनकी मल्टीप्लाई करा दें तो 150 बन जाता है या 150 साल आ जाती है। फाइंड देयर एजेस, उनकी आयु जो है वो ज्ञात करनी है कि क्या क्या एज है बाप की भी और बेटे की भी। देखिए ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को शुरू कहां से करेंगे, सबसे पहले आप ये सीखो जो चीज पूछी गई है आपको उसी को मानना है वेरिएबल में। जैसे हमसे पूछा गया है फाइंड देयर एजेस, उनकी आयु, उनकी उम्र बताओ, तो हम उनकी एजेस ही मानेंगे। किस किस की मानेंगे? अब देखिए यहां पर भी जिसका नाम पहले है उसकी आपको पहले माननी। जैसे यहां पे द सम ऑफ द एजेस इन ईयर ऑफ अ सन, एक बेटे की बात की गई तो हम पहले यही मानते हैं, लेट द एज ऑफ द सन। ठीक है जी। देखिए एक पुत्र है तो पुत्र पहले है, बेटा पहले, बेटे की ही पहले मान लो। जो गिवन वाली चीजें हैं मानने वाली वो मैं येलो कलर से लिखूंगा, जो सॉल्यूशन है वो मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा, ताकि आपको अलग अलग चीजें जो है वो दिखती रहे। तो सबसे पहले आप हिंदी में लिख देंगे कि माना पुत्र की आयु x, या इंग्लिश में लेट द एज ऑफ द सन बी x। ठीक है, जो आपका मीडियम है उसके हिसाब से आप करेंगे। मैं फिलहाल जो है वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ, लेट द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। ये सब आपको गिवन वाली चीजें लिखनी ही लिखनी है क्योंकि ये भी आपको नंबर दिलाती हैं। तो हमने ये मान लिया कि x ईयर्स जो है वो बेटे की आयु है। अब अगर दोनों की एज को हम जोड़ दे रहे हैं तो 35 बन रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें निकल के आ जाएगी एज ऑफ फादर भी, एज ऑफ फादर। अब पिता की अगर हमें एज निकालनी है तो सोचने वाली बात है क्या कि दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं, दोनों की एजेस को, तो बन रहा है 35। और अगर हम इस 35 में से बेटे की एज जो हमने x मानी है, अगर हम ये x माइनस कर दें 35 में से, तो जो भी बच के आएगी वो किसकी एज होगी? वो बाप की एज होगी, उसके पिता की आयु होगी। तो बस हमने फिर फादर की एज को मान लिया 35 माइनस x। अब यहां पर आगे क्या होगा? आगे हमें अब जो दिया गया है सवाल में उससे इक्वेशन क्रिएट करनी है, उससे समीकरण बनानी है। हमसे कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 150 ईयर्स, कि अगर हम उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट उनकी गुणा करा दें तो यहाँ पर एक एज है आपकी, ये बेटे की हो गई, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें, गुणा करा दें इसके बाप की एज में जो कि 35 माइनस x, तो इनकी मल्टीप्लाई जो है वो 150 निकल के आती है। ये हमसे कहा गया है। बस यही होता है सबसे मेन पार्ट क्वेश्चन का, कि अगर आपने पढ़कर सही इक्वेशन बना ली तो अब आंसर भी आपका सही आएगा, और अगर यहां कोई गलती हो गई तो पूरा सवाल आगे तक गलत होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, x की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, x की x में करेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 150 हैगा। अच्छा यहाँ पे 35 x भी लिखना है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सरका के यहाँ पे x भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, x की क्योंकि 35 में हुई है ना, इस वजह से। अब इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लेके आइए, जो हमारी फॉर्म होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर वाली चीज सबसे पहले लिखी होती है, उसके बाद x वाली चीज होती है, और उसके बाद x गायब हो जाता है। ये 150 उधर है, जिसको भी जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 150 हो जाएगा, और उधर सिर्फ और सिर्फ अब 0 रह जाएगा। थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब x स्क्वायर माइनस में है, इसको भी पॉजिटिव कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसके अकॉर्डिंग। तो माइनस से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करा दो। जब पूरी इक्वेशन की आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 35x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 150। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, जहां पे x स्क्वायर सबसे पहले पॉजिटिव का, फिर x वाला
और फिर बगैर एक्स वाला। इसको अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया मैंने, फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है। फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई 150 की मल्टीप्लाई, इधर बाहर कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे तो 150 का 150 ही रहेगा। तो 150 के 150 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमें कि मल्टीप्लाई होके तो 150 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस होके क्या आए, बीच का 35 आए। तो मिल गया 35, सोचते ही 30 और 5 का जोड़ा बना लो आप। क्यों? क्योंकि 30 पंजे या 30 पंजे कितने होंगे आपके, 150 होंगे, और 30 में 5 जोड़ दे तो 35 भी मिल जाता है। तो बस 35 का जो साइन है माइनस का है तो माइनस बड़े नंबर पे लगा देंगे, दोनों के साथ x लगा देंगे। अब 35 लाना है तो दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए हमें इसको भी माइनस का बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस होगा। तो बस अब इसके बाद हमें ये यहाँ पे कर देना है, यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेस है तो x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको हम लिखेंगे माइनस का 30x और माइनस का ही 5x, फिर प्लस का 150 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है, कॉमन लेने की होती है। वेरी गुड, कॉमन ले लीजिए। x और x दोनों में है, x यहाँ पे कॉमन लिया तो 2x थे, 1x बचा और यहाँ पे बचा आपका 30। यहाँ पर 5 कॉमन आ सकता है तो माइनस का 5 कॉमन लिया, x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस क्यों हुआ पता है ना आपको, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए अंदर का साइन चेंज होकर लिखा जाएगा, और इसमें से जब 5 हम कॉमन ले लेंगे मल्टीप्लाई में तो अंदर 30 बचेगा, ये इक्वल टू 0 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ जी सेम है, सेम है तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर ठीक है। तो एक बार ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे और एक बार जो बाहर की चीजें हैं उनको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे, दोनों इक्वल टू 0 हैं। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दीजिए। तो एक बार x माइनस 30 0 के इक्वल रखा जाएगा और एक बार x माइनस कितना है 5, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इस चीज को मैं हटा देता हूं, ये तो रफ वर्क होता है आपका। अब यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 और यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। अब दो वैल्यू निकल के आएंगे। अब हमें सोचना यह है कि कौन सी वैल्यू सही होगी, कौन सा आंसर हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में आई है। अब देखो आपने x माना किसको है, आपने x माना है बेटे की, पुत्र की एज को। अब यह बताओ बेटा ये 5 साल का होना चाहिए या 30 साल का होना चाहिए, ये कॉमन सेंस लगाना यहाँ पे। तो बेटा है तो एज कम होगी, क्योंकि 35 तो दोनों की मिलके बन रही है। अगर हम बेटे की 30 ले लेंगे तो क्या बाप 5 साल का होगा, बाप तो 5 साल का नहीं हो सकता ना। तो इट मींस हमें ये वाली जो है एज नहीं कंसीडर करनी बेटे की, ये वाली कंसीडर करनी है कि बेटा जो है वो 5 साल का है, तो फिर उसका बाप जो है वो 30 साल का हो सकता है। फादर की एज, फादर की पिता की आयु 30 साल हो सकती है। तो इसलिए एंड में हम अपना निष्कर्ष लिख देंगे, इसको हमने नहीं चूज करा, x5 जो है वो आपका सही आंसर है। तो बस आप लिख देंगे एंड में देयरफॉर एज ऑफ सन, पुत्र की आयु कितनी आ गई आपकी 5 इयर्स आ गई। प्रॉपर लिखेंगे एंड में अपना आंसर, क्योंकि इस चीज के भी आधा और 1 नंबर होता है। और एज ऑफ फादर, फादर की एज कैसे निकालेंगे आपको पता है 35 में से ये वाली एज जो है x वाली माइनस कर दो, जैसे कि यहाँ पर हमने माइनस करी है तो आपकी निकल के आ जाएगी 35 माइनस 5 30 साल। तो 30 साल जो है वो पिता की आयु निकल के आ गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे होते हैं 5 नंबर के अंदर जो बड़े बड़े सवाल आपके आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में। अभी तो शुरुआत है, हर टाइप का सवाल, ट्रेन वाला, प्लेन वाला और आपका एरोप्लेन वाला, बोट वाला, सब टाइप के सवाल यहाँ पे लिए हैं मैंने। देखते रहो, बढ़िया तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का है। यहाँ पर सवाल है कि 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए। मतलब नंबर 27 जो है उसको हमें 2 पार्ट्स में इस तरह से तोड़ना है या इस तरह से लिखना है कि हम क्या करें कि उनके वियुक्त कर्मों यानी जो उनका रेसिप्रोकल है, अगर हम उसका जोड़ करें, उसका योग करें तो 3/20 मिले। ये आपको सोचना है। तो 27 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है। तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, मान लेंगे आप फर्स्ट पार्ट या 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ही लिखना सही रहेगा, ठीक है। लेट फर्स्ट पार्ट बी, इस तरीके से आप लिखेंगे कि माना पहला हिस्सा, पहला खंड या पहला टुकड़ा, इस तरह से आप लिख देंगे लेट करके, मानकर कि लेट फर्स्ट पार्ट को हमने मान लिया x, पहला टुकड़ा जो है वो क्या है, हमने x मान लिया। तो दूसरे टुकड़े की अगर हम बात करें तो जो सेकंड पार्ट होगा, अब ये सोचने वाली बात है वही कि आप दोनों टुकड़ों से मिलके बनना चाहिए 27। एक टुकड़े को हमने मान लिया x, तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, हम इस 27 में से x माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो दूसरा वाला टुकड़ा होगा। ठीक है, दो नंबरों में तोड़ना है ना अलग अलग। एक को हमने x मान लिया तो 27 में से x हटा दो, जो बाकी का बचा वो दूसरा टुकड़ा हो गया। अब हमसे कहा गया है कि ये 2 टुकड़े हो गए, इनका आपको करना है रेसिप्रोकल का सम, योग किसका, इनके उल्टे का। तो इसके अगर हम उल्टे की बात करें तो ये होगा आपका x का उल्टा हो जाएगा 1/x
और 27 माइनस एक्स का उल्टा हो जाएगा 1/27 माइनस एक्स। ये दोनों का रेसिप्रोकल हो गया। इनके रेसिप्रोकल का योग यही लिखा हुआ है, उनके वियुक्त क्रमों का योग। हमने इनको उल्टा करा, इनका रेसिप्रोकल करा और इसको जोड़ दिया। इसका जो योग है वो 3/20 होना चाहिए, ये सवाल में कहा गया है। यही है होती है सबसे मेन इसकी जो स्टेप होती है, जो पार्ट होता है। अगर ये चीज आपने ठीक से रख ली, पूरा सवाल आगे सही चलेगा। और यही गलती कर दी, पूरे सवाल में आगे गलती होगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां से बस आपका सवाल अब शुरू होता है। अब इसको आप सॉल्व करके आगे बढ़ा देंगे। कैसे? यहां पर आप जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख देंगे। तो x की यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 27 माइनस एक्स में, ठीक है जी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर तो बनी बने दोनों तरफ तो सेम ही रहेगा, ऊपर 27 माइनस एक्स और प्लस का x यहाँ से इसकी इसमें हो जाएगी और बराबर में इसके 3/20 चल ही रहा है। और आगे सॉल्व करेंगे, इस x की नीचे कर दो। अब यहाँ देखो ऊपर अगर हम नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस का x है और एक माइनस का x है, तो माइनस प्लस से ये दोनों x आपस में कैंसिल आउट हो गए, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और नीचे क्या है, अब ऊपर हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 27 और नीचे अगर आप देखेंगे x की 27 में होगी तो 27x और x की x में होगी तो माइनस का x² इज इक्वल टू 3/20। आप कुछ और यहां कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो या ऊपर से ऊपर इसको आप काट दो, थोड़े से नंबर छोटे हो जाएंगे। कैसे छोटे हो जाएंगे देखिए, जब इक्वल में ऊपर सेम चीज इधर उधर रखी हो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3 और 27 कट जाएंगे। कैसे? 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 3 निम 27। तो अब यहाँ 9 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। ऐसा आप इसको समझ लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी इसमें इस तरीके से। तो यहाँ पर अब 3, यहाँ पे ऊपर 1 बचा तो ये वाला पार्ट तो हमें एज इट इज रहेगा क्योंकि इस वाले पार्ट की होगी 1 में मल्टीप्लाई। तो इस पूरे पार्ट को हम एज इट इज लिख देंगे 27x माइनस का x² इक्वल टू 9 की होगी 20 में तो 9 दूनी 18, ये होते हैं आपके 180। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाओ, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले भी। तो यहाँ पर माइनस का x² सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आपका ये प्लस का 27x आ जाएगा और उसके बाद इसको भी इधर ले आओ तो ये माइनस का 180 हो जाएगा और इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ 0 रह जाएगा। अब इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के बनाने के लिए ये माइनस का x² है, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका फिर प्लस का x², उसके बाद ये है प्लस का 27x, ये हो जाएगा माइनस का 27x और उसके बाद ये है आपका माइनस का 180 तो ये हो जाएगा प्लस का 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जिसको सॉल्व करना बाकी रह गया है बस। तो 2-3 नंबर यहाँ तक के मिलेंगे, 2 नंबर आगे इसको सॉल्व करने के, 1 नंबर और फिर 1 नंबर आंसर करने का। इस तरीके से पूरे 5 नंबर आपके बनते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका वही है कि आपको 180 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपको 27 मिल जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 180 ही आए। तो यहाँ पर 180 के आप करेंगे तो 15 धाम होते हैं 150, 15 10 से बनेगा 25, नहीं 15-12 कर लेते हैं क्योंकि 15 और 12 को मिलाकर 27 बन जाएगा और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई भी 180 आ जाती है क्योंकि 15 और 12 की मल्टीप्लाई 180 होती है। तो हम 15 और 12 वो टुकड़े लेंगे। तो बस अब आपको सॉल्व करना है x², ठीक है जी। यहाँ पे बल्कि मैं कलर सेम ही रहने देता हूँ जब सॉल्यूशन चल रहा है तो x² आपका एज इट इज रहेगा। 27x के लिए हमें लाने हैं 15 और 12, तो 15 भी हमारा माइनस का रहेगा और 12 भी हमारा माइनस का रहेगा, जब भी माइनस माइनस प्लस होंगे दोनों चीजें। और यहाँ पर ये प्लस का 180 आ जाएगा। अब बस सेम स्टेप्स हैं, अब ये सीधे सेम होनी है। कॉमन लेना है, कॉमन ले लो। x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x रह गया, माइनस का 15 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन ले लो तो यहाँ पर x माइनस 15 आ जाएगा। फटाफट से 0 लगा देंगे। माइनस क्यों आया? क्योंकि बाहर माइनस थी, निशान चेंज हो गया अंदर वाला। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर प्लस का माइनस क्यों कर देते हैं। 2 ब्रैकेट हमारे बन गए। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 15 निकल के आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी। x की 2 वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। x हमने माना क्या था? x हमने माना था पहला टुकड़ा। तो पहला पार्ट जो है वो आपका 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही आंसर ठीक है। अगर आप पहला पार्ट 15 लोगे तो दूसरा वाला 27 माइनस 15 करोगे तो आपका 12 निकल के आ जाएगा, मतलब वो वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। और अगर आप 12 लोगे तो 15 निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली जो 2 नंबर है ना वो यही है, 12 और 15 ही आंसर है। तो 2 नंबर जिनमें हमें 2 डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, तो 2 जो वो पार्ट हैं वो पार्ट यही है।
2 पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, वो हैं 12 एंड 15। इससे हमने इनको 2 टुकड़ों में 27 को ऐसे तोड़ लिया 12 और 15 में कि अगर हम इसके उल्टे का सम करेंगे तो आंसर वही आएगा। और इस चीज को आप अलग से यहाँ पर एक बार चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको 1/12 और 1 कितना है आपका दूसरा 15, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये 3/20 ही आएगा। आप इसको चाहो तो करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 15 दूनी 30 और 60 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ये आपका आ जाएगा 3/20 के बराबर। ये आ जाएगा आपका 9/60। और जब आप इसको और छोटा डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3/20 ही आपका मिलेगा। तो यहाँ से आपने अपने सवाल के आंसर को चेक भी कर लिया कि हाँ यही आंसर है या नहीं, ये मैंने आपको चेक करके बता दिया। बाकी ये काम आपका करना नहीं है, लेकिन मुझे बस साबित करना था आपको कि आपका जवाब ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया। अदरवाइज आपको ये सारा का सारा जैसे बताया है वैसे का वैसे ही लिखकर आना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला, प्लेन वाला, जहाज वाला सवाल, जिसमें बच्चे अक्सर घबराते हैं और गलती करके आते हैं। 5 नंबर में ये सवाल आता ही आता है, प्लेन का है, ट्रेन का या बोट का है, कॉन्सेप्ट सेम लगना है, तीनों करवाऊंगा। देखो यहाँ पे प्लेन वाला सवाल, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। लिखा हुआ एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से रवाना हुआ, मतलब जितने बजे उसको उड़ना था प्लेन को, वो 30 मिनट लेट उड़ा है अपने डिपार्चर टाइम से। अब 1500 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 100 किलोमीटर घंटा या अधिक गति से उड़ान भरनी पड़ी। अब वो निकला लेट है, उड़ा लेट है, लेकिन उसको वहां पर जहां पहुंचना है, जिस शहर या जिस देश में, वहां उसको टाइम पर पहुंचना है। तो अब जाहिर सी बात है, जब लेट उड़ा है और पहुंचना टाइम पर है तो क्या करेगा प्लेन अपनी स्पीड बढ़ाएगा और तेज उड़ेगा। यही तो करेगा ना भाई, स्पीड बढ़ाएगा जब भी तो पहुंच पाएगा टाइम पे, अगर लेट निकला है तो। सिंपल सी चीज है ये तो उसने क्या करा, उस प्लेन ने या उस पायलट ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड बढ़ा दी जहाज उड़ाने के बाद, ताकि टाइम पर पहुंचूं। ये है यहां पर जो सीन हुआ है। विमान की सामान्य गति ज्ञात कीजिए, तो उसकी एग्जैक्ट यूजुअल स्पीड, मतलब जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी जिस पे उसको उड़ना था, हमें वो बतानी है। बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया कि एक प्लेन एक जगह से थोड़ा सा लेट उड़ा, देरी से उड़ा, लेकिन पहुंचना टाइम पर है, तो अब वो स्पीड बढ़ा के पहुंचेगा। लेकिन स्पीड कितनी बढ़ाई उसने, 100 किलोमीटर से। तो कितनी स्पीड से वो अगर नॉर्मल उड़ता हुआ आता, ऑन टाइम आता, तो वो वाली स्पीड क्या है वो बतानी है। सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको, जो पूछा है उसे ही मान लो। स्पीड बतानी है स्पीड को ही मान लो। तो हमें बतानी है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो हम यही मानेंगे, यही लिखेंगे कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कह रहा हूं, प्लेन, यूजुअल स्पीड, ठीक है, ऑफ द प्लेन। आप पूरा लिखना, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन। यहां पर हमने मान लिया उसको x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, हमने उसको x मान लिया है। तो जहां से सवाल खत्म हुआ वहीं से जवाब शुरू हुआ। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, लेट इट्स यूजुअल स्पीड या लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी तय करनी है उसको, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, दूरी की बात करें, फासले की बात करें, तो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना, 1500 किलोमीटर का। अब आप 10th क्लास में हो, आप मैथ्स अभी पढ़ रहे हो, आप साइंस भी पढ़ते होगे, और आपने स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, कि अगर हमें टाइम निकालना हो, अगर हमें क्या करना हो, टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कि जितना डिस्टेंस, जितनी दूरी में तय किया है, अगर हम डिस्टेंस को दूरी से डिवाइड कर दें तो टाइम निकल के आ जाता है कि कितने टाइम में कोई इंसान पहुंच जाएगा। किसी इंसान को अगर 100 किलोमीटर का फासला या दूरी तय करनी है और वो 50 की स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो 50 दूनी 2, मतलब वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। क्योंकि 1 घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर हो गए, पूरे 100 किलोमीटर, तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहला केस 1, फर्स्ट केस आप ऐसे समझो कि अगर हमें टाइम निकालना हो, कौन सा वाला टाइम, के जब उसकी स्पीड जो है वो ये वाली थी, नॉर्मल स्पीड थी, वो लेट नहीं हुआ था, अपनी जो स्पीड होती थी उसी से वो उड़ा था, तो उसने 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा होगा, x की स्पीड से करा होगा। तो ये वो वाला टाइम निकल के आ गया 1500/1 आवर्स, ठीक है, इसको घंटों में लिख सकते हो आप, कि जब उसकी स्पीड जो थी वो नॉर्मल थी। लेकिन उसने क्या करा है, अब पायलट ने जो है वो खेल
कर दिया है, उसने अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा दी है। तो इंक्रीज्ड स्पीड हम क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज्ड स्पीड क्या होगी भैया, x किलोमीटर तो नॉर्मल वाली थी, 100 किलोमीटर से उसने बढ़ाई है, तो ये बढ़ गई उसकी 100 किलोमीटर से स्पीड। तो ये है बढ़ी हुई वाली स्पीड। अब इस स्पीड से देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम इस स्पीड से टाइम निकालें तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब भी उसको डिस्टेंस 1500 किलोमीटर ही कवर करना था, लेकिन अब उसने स्पीड जो है वो बढ़ा दी है, x + 100 कर दी है, तो अब उसको लगेंगे इतने आवर्स। ये निकल के आ गए दोनों टाइम, ठीक है, नॉर्मल स्पीड वाला टाइम और ये कम स्पीड ज्यादा स्पीड वाला टाइम। अब देखो सारा खेल अब है, इस सवाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो ये है। ये मैंने लिखी यहां पर इसकी नॉर्मल वाली स्पीड 1500/x, ये मैंने लिखी इसकी बढ़ी हुई वाली स्पीड या बढ़ा वाला टाइम, मतलब वो टाइम जब उसने स्पीड बढ़ाकर अपने जहाज को उड़ाया। तो ये नॉर्मल स्पीड वाला टाइम, ये आपका लगा कौन सा वाला टाइम, ज्यादा स्पीड वाला टाइम। और हमसे ये कहा गया है सवाल में, आप देख सकते हैं कि आपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से रवाना हुआ। मतलब अगर वो ऐसे उड़ता और ऐसे उड़ता, इस स्पीड से उड़ता और इस स्पीड से उड़ता, तो पहुंचने में जो टाइम या वो देरी जो हुई वो कितनी हुई है, 30 मिनट की हुई है। मतलब इन दोनों टाइम्स के अंदर जो है वो 30 मिनट का फर्क है। ये बात समझ में आई आपको, इस टाइम में और इस टाइम में 30 मिनट का फर्क है, क्योंकि वो नॉर्मल स्पीड से उड़ के 30 मिनट देरी से पहुंचता, तो उसने स्पीड बढ़ा दिया, बराबर हो गया। मतलब इन दोनों स्पीड के बीच का जो फर्क आ रहा है या टाइम का जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है आधे घंटे का। और आधे घंटे को अगर हमें फ्रैक्शन में दिखाना हो, हमें आवर्स में दिखाना हो, तो इसका मतलब होता है 30 मिनट कितने मिनट में थे, 60 मिनट में से, तो 30/60 घंटे। या फिर हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, आधा घंटा, सिंपल है, आधा 1/2। तो इन दोनों का फर्क, दोनों टाइम का फर्क जो है वो आधा घंटा है। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही होती है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये गलत कर दिया तो आगे का पूरा सवाल गलत होगा। और यही बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे इसको रखना होता है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये नॉर्मल स्पीड वाला टाइम है, यहाँ पे आधे घंटे का, और ये फास्ट वाला टाइम है। तो भैया दोनों टाइम में जो फर्क है वो आधा घंटा देर से रवाना हुआ, तो आधे घंटे का फर्क आ रहा है बस। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करके अपना आंसर लेकर आना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। x + 100 है, इधर अपॉन में x है, दोनों के नीचे बटा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए। x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 100 से, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। x + 100 की जो है ऊपर होगी 1500 से और x की हो जाएगी 1500 से। इस तरीके से आप यहाँ पर ऊपर कर लेंगे, तो x + 100 की मल्टीप्लाई होगी 1500 से, और फिर क्या होगा, प्लस बीच में माइनस है, तो माइनस है तो किसकी होगी, फिर इधर x की होगी 1500 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1500x। और इधर हमारे पास 1/2 चल ही रहा है। नंबर्स देख के घबराना नहीं कि सवाल बहुत बड़ा हो गया, नहीं, चीजें वही हो रही हैं, बस आराम से तसल्ली से टाइम लेकर आपको इस चीज को करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब ऊपर इस 1500 की मल्टीप्लाई कराओ, 1500 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा ये 1500x, और इस 1500 की इसमें होगी 100 में, तो प्लस का 1500 है और इसके आगे 100 के 2 0 और लगा दो, ये लो जी, ये बन गया कितना, 1.5 लाख बन गया। और ऊपर माइनस का ये 1500x ऑलरेडी चल रहा है, और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो आप, x की x में हो जाएगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 100 की x में हो जाएगी तो 100 का x हो जाएगा, और इक्वल टू में 1/2 चल ही रहा है। अब देखो सवाल छोटा होना शुरू हो गया है। कैसे, ये 1500x प्लस का है, ये 1500x माइनस का है, तो यहाँ पर इस वाले 1500x से ये वाला 1500x कैंसिल आउट हो गया, खत्म, उड़ा दिया। अब क्या करना है, ऊपर यहाँ पे सिर्फ बचा है ये 1.5 लाख। अब इनकी करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से कुछ होगी। किसकी किस में होगी, जरा देखो यहाँ पर, इसकी x² + 100x की होगी 1 में, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा x² + 100x, ठीक है जी। अब इस 1.5 लाख की होगी 2 में, तो ये बन जाएगा कितना, 3 लाख बन जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसको हम डबल कर देंगे 3 लाख। ये आ गए आपके इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 3 लाख कर दो, x² प्लस का 100x एज इट इज है, और ये माइनस का हो जाएगा 3 लाख। ये लो जी। अब बस वही करना है क्या, कि इसके 3 लाख के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 3 लाख ही आए, और प्लस या माइनस करके जो है वो 100
100 आए। ये आपको सोचना है कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं इसको भी आसान कर देता हूं। वो टुकड़े आपके बनेंगे इसके 600 और 500, क्योंकि 6 पंजे होते हैं 30 और 30 के आगे 4 जीरो हैं तो 2 जीरो इसके आ जाएंगे, 2 जीरो इसके आ जाएंगे और इनका डिफरेंस जो है वो 100 होता है। तो 600 और 500 बन जाएगा। अब सवाल को मैंने ऊपर उठा के और आगे यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। तो x का स्क्वायर प्लस के 100 लाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का नंबर बड़ा रखना पड़ेगा। तो 600x प्लस का रहेगा और 500x जो है वो माइनस का रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे जब ही आपका जो है वो 100 आएगा। और यहाँ पर माइनस का ये 3 लाख चल ही रहा है, इक्वल टू में 0 लगा देंगे। अब क्या बचा, कॉमन लेना है, वही x कॉमन आएगा यहाँ पे। तो x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x प्लस 600 और यहाँ पर से आप क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर से माइनस का 500 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से भी आ जाएगा x प्लस 600। अब ये माइनस का प्लस क्यों हो गया बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे। ब्रैकेट सेम आ गए जी, x प्लस 600 और x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस के 600 और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी प्लस के 500। अब x माना किसको था, आप जरा वो देख लो। यहाँ पे पूरे सवाल को मैं एक साथ एक पेज पे लेके आता हूँ, छोटा करके थोड़ा, ये लीजिए। अब हमने देखिए x माना किसको था, यूजुअल स्पीड। हमें जो पूछा था यूजुअल स्पीड वो हमने x मानी थी। अब स्पीड एक तो माइनस में आई है, एक आपकी जो है वो किस में आई है, पॉजिटिव में आई है। तो आप खुद अकलमंद इतने हैं, मुझे ये पता है ये बात कि स्पीड जो है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। तो इट मींस ये वाला ऑप्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा 500। तो एंड में आप आंसर देंगे बिल्कुल लास्ट में कि फाइनल या यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, विमान की, ठीक है, जो नॉर्मल वाली स्पीड थी, जो सामान्य गति थी, वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपको एंड में प्रॉपर लिखना है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है जी। अब ये हो गया सवाल, इतना कर दोगे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट्स आपको डालकर कुछ चीजें समझाता हूँ। देखो प्लेन की स्पीड थी 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर वो उड़ता कितने, 1500 का उसको डिस्टेंस कवर करना था। तो जब वो 500 की रफ्तार से 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता, 5 या 15, वो 3 घंटे में पहुंच जाता ना। लेकिन अब वो लेट उड़ा है, अब लेट उड़ने की वजह से उसने क्या करा, स्पीड बढ़ाई। तो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस जब वो कितने में, 600 की स्पीड से कवर करेगा तो यहां से उसको लगेंगे अब 2.5 घंटे। तो पहले लग रहा है 3 घंटे, लगे 2.5 घंटे। कितना फर्क आ गया, आधे घंटे का फर्क आ गया ना। बस यही सवाल हमसे कह रहा था। तो ये होता है क्रॉस चेकिंग, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल सवाल के पीछे की स्टोरी चल क्या रही है। तो ऐसे ही आपके 5 नंबर पक्के हो गए। मजा आ रहा है ना, कमेंट करके बता देना। एक एक सवाल ऐसा है कि जब पढ़ोगे तो दिमाग घूमेगा, लेकिन मेरे तरीके से, मेरे अंदाज से पढ़ोगे तो कहोगे ये तो बड़ा हलवा सवाल था। देखिए अगला सवाल देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कुछ नई चीज इसमें आप सीखेंगे। यहाँ पे सवाल है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब 3 संख्याएं हैं लगातार, लगा के तार, और प्राकृतिक है। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 3 की बात कही गई है, पहले हम मान लेते हैं कि क्योंकि हमें यही बताना है एंड में, फाइंड द नंबर, तो हम इन तीनों को मान लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर, माना पहली प्राकृतिक संख्या, ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर जो है वो जो मैंने माना है उसको हमने क्या मान लेते हैं, x मान लिया मैंने। अब पहला अगर x माना है और ये लगातार संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो दूसरा क्या होगा, तो ये तो आपको ही पता चल गया होगा कि दूसरा क्या होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो होगा x प्लस 1। क्योंकि लगातार संख्या कैसे बनती है, ऐसे तो बनती है 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो 1 1 1 1 प्लस करते करते लगातार संख्याएं बनती है। तो हमने पहली x मानी तो दूसरी x प्लस 1 हो गई। फिर तीसरी जो होगी वो क्या होगी, फिर दोबारा से हम 1 जोड़ देंगे तो थर्ड नंबर हो जाएगा, इस वाली सेकंड वाली में 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये तीनों वो नंबर हैं। किस तरीके से हैं ये, अगर इनके हम कॉन्जिक्यूटिवनेस की बात करें तो x पहले होगा, उसके बाद x प्लस 1 होगा और उसके बाद x प्लस 2 होगा। तो ये 3 लगातार संख्याएं कुछ इस तरीके से आई होंगी, एक के बाद एक। अब क्या कहा गया है सवाल में, देखते पढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि मध्य संख्या का वर्ग, मध्य संख्या बीच वाली संख्या का वर्ग मतलब मिडल वाले नंबर का स्क्वायर। तो मिडल में कौन है यहाँ पर, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हम करेंगे। तो x प्लस 1 का हम स्क्वायर करेंगे, जैसा सवाल में कहा गया है। वर्ग जो है वो कितना है,
शेष दो संख्याओं के वर्गों के अंतर से, अब ये बात आपको समझनी है, शेष दो संख्याओं के वर्ग, बाकी बची दो संख्याओं का स्क्वायर, तो बाकी कौन कौन बचा है, x बचा है और x + 2 बचा है, तो इन दोनों का स्क्वायर हम करेंगे, तो x + 2 का हम स्क्वायर करेंगे और हम x का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर के अंतर, डिफरेंस माइनस, इनके माइनस से कितना है, 60 अधिक है। अगर हम इक्वेशन बनाने चले तो कुछ इस प्रकार बनेगी, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं और यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, इस तरीके से आप देख लो। अच्छा, ये मैंने x स्क्वायर पहले बाद में क्यों लिखा, ये पहले क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि ये x + 2 जो है ये बड़ा नंबर है। अब अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू, बाकी बचे हुए दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस में जब हम माइनस करेंगे तो बड़े नंबर में से तो छोटा माइनस होता है ना, तो ये नंबर बड़ा है, इसलिए इसको मैंने पहले लिखा है, इसका स्क्वायर पहले लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये हो गया जो हमसे सवाल में कहा गया है। देखिए सवाल में यही कहा गया है कि मध्य संख्या का वर्ग, मध्य संख्या का जो वर्ग है वो शेष दो संख्याओं के वर्गों, शेष दो संख्याओं के वर्ग, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, अंतर जो है क्या है, यहाँ पर 60 अधिक है। ये 60 अधिक क्या है, कौन है, ये आपको सही से समझना है। ये समझ लिया पूरा सवाल सही होगा, अदरवाइज बड़ी गलती आप कर देंगे। तो यहाँ पर पढ़िए, लिखा हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड्स, स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड, मध्य संख्या का वर्ग 60 अधिक है। मतलब ये जो मध्य संख्या, ये जो बीच वाला है, ये जो हमारे पास मिडल नंबर है, ये है 60 ज्यादा। अब हमें इनको इक्वेशन में रखा है हमने, तो जब ये 60 ज्यादा है तो इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। हमसे सवाल कह रहा है कि ये वाला पार्ट 60 ज्यादा है, और इक्वेशन बनाने के लिए अगर इनको बराबर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 60 इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अब जाके इक्वेशन बैलेंस हुई। ये होती है छोटी छोटी बातें जो आपको यहां पर सवाल में समझनी है और सीखनी है। अब सवाल पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए सवाल, द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द, स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर जो है वो 60 ज्यादा है किससे, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू, अदर टू का स्क्वायर के डिफरेंस है। अब तो ये 60 ज्यादा है तो हमने इधर भी 60 जोड़ दिया, अब ये बराबर हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा। अगर ये चीज आप गलत कर देते तो अपना आपको आप गलत आंसर में पहुंचा सकते थे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओगे a + b का, यहाँ भी a + b का जो होता है आपका, मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे। अच्छा, ये इस तरीके से हुआ है, a² + b² + 2ab। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा उसका भी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके ये सारे सवाल खुद भी प्रैक्टिस कर लेना। और कोई सवाल में डाउट आए तो मेरी आईडी यहाँ पे है ही, इस पे आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ लेना। अब x का स्क्वायर, a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर + b का स्क्वायर, b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कितना भी लिख दो, तो 1 का स्क्वायर बन रहेगा + 2ab + 2 × x × 1, तो ये बन जाएगा आपका 2x। अब यहाँ पर भी ऐसे ही खुलेगा ये, तो x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab मतलब 4x, और माइनस का x स्क्वायर प्लस का 60। ये सब ऐसे ही चल रहा है। अब अगर कुछ कट सकता है तो काट दो यहाँ पर, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे ये मुझे x स्क्वायर माइनस का दिख रहा है, ये वाला प्लस का दिख रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, और कुछ हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता तो आप सबको एक तरफ ले आओ और उधर 0 छोड़ दो। तो इधर हमारे पास x का स्क्वायर + 1 प्लस का 2x, अब यहाँ पर ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, और वो माइनस का 60 हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर हमारे पास ये रहा। अब x वाले देखो 4x और 2x, ये 4x माइनस का, ये 2x प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4x में से 2x माइनस होंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। अब नंबर देख लो, नंबर में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये है आपके पास कितना 4, और ये है आपके पास यहाँ पर 5, यहाँ पे ये माइनस करेंगे, बल्कि आप ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 60 और 60 की जोड़ लो, या तो माइनस वाले एक साथ, फिर 1 हटा लो, या जैसे मर्जी आप कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो माइनस के 4 में से 1 हम माइनस करेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, और ये है 63, तो माइनस का 3 माइनस का 60, तो 63 बन जाएगा टोटल। तो ले देके यहाँ पर बन जाएगा ये आपका 63 माइनस का,
ठीक है जी, और इक्वल टू 0। अब आपकी बन गई ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म, अब जिसके आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, वही फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ, ठीक है जी। अब इसके फैक्टर कर लो आप, फैक्टर करना आपको मैंने सिखाई दिया है। 63 7, ठीक है, 9 सत्ते 63, ठीक है, 7 3 63 है, 9 सत्ते 63, तो आपको 7 और 9 का डिफरेंस 2 होता है और 63 भी मिल जाएगा, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लाना है, तो माइनस का 9x और प्लस का 7x, माइनस प्लस हो गया आपका आ जाएगा, और 63 भी मिल जाएगा इनकी मल्टीप्लाई, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x लगाएंगे, x माइनस 9, यहाँ पे प्लस का 7 लगाएंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 एक ब्रैकेट, x प्लस 7 एक ब्रैकेट, इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, यह आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस का 7। अब हमारा जो x है वो है एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या यहाँ पे माइनस में नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो इट मीन्स जो हमारा ये नेगेटिव वाला ऑप्शन है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा ये पॉजिटिव वाला है इसको हम कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 9, तो हमारे पास पहला x था 9, फिर ये होगा 10, ये होगा 11। तो नंबर्स जो हैं वो नंबर्स क्या क्या हैं, वो नंबर्स हैं 9 10 एंड 11। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप एंड में लिखना, सो फाइव ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 9 10 एंड 11, इस तरीके से आप प्रॉपर आंसर एंड में लिखेंगे, तब जाके आपको कहीं पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और ये थी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये ध्यान रखना। अब आप कमेंट करके बताओ क्या समझ पा रहे हो किस तरह से ये चैप्टर जाने वाला है आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब आ गए लगातार, लगा के तार, ऑड इंटीजर्स, विषम पूर्णांक आ गए। मतलब विषम में क्या फर्क होता है, 2 2 का फर्क होता है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, जिसका हमें स्क्वायर दे रखा है, सम का मतलब स्क्वायर ऑफ सम या सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है। आप कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो अगर एक नंबर हम माने, पहले नंबर को, फर्स्ट नंबर को हम माने कितना, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, लेट भी लिख देता हूं, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर, पूरी ही लाइन लिख देता हूं मैं, एंड सेकंड नंबर बी, तो सेकंड नंबर होगा हमारा x प्लस 2, क्योंकि अब ओड की बात हो रही है, सिर्फ लगातार नहीं, ओड क्या होते हैं, 1 3 5 7, जैसे 1 3 5। तो यहाँ पर जो ये ओड इंटीजर्स बन रहे हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं, प्लस 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो प्लस 2 वाला सीरीज चल रही है। तो हम अब पहला अगर x माना तो दूसरा हम x प्लस 2 मानेंगे। हमसे कहा गया सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर उनका स्क्वायर हम कर दे तो x का स्क्वायर करा, ठीक है, और x प्लस 2 का स्क्वायर करा, दोनों के स्क्वायर का जो सम है, जो योग है, जो जोड़ है, ठीक है, उनके वर्गों का जो योग है वो कितना है, वो 290 है। तो ये आपका छोटा सवाल था, थोड़ा 3 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में इतना आसान तो आएगा नहीं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 290। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x, ये वाला प्लस का 4 यहीं छोड़ दो, ये माइनस का 290 इधर ले आओ। अब यहाँ पे ये नंबर बचे, ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस का 4x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का, इसमें से 4 घटा दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 286। अब अगर इक्वेशन छोटी हो सकती है तो और छोटी कर लो, तो 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये रह जाएगा सिर्फ 2x, और ये रह जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, 143 आपका आ गया। अब इक्वेशन छोटी हो गई, बस अब आपको इसके वही काम करना है, फैक्टर आपको इसके करके इसका आंसर लेकर आ जाना है। तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ और इधर इसके फैक्टर में निकाल लूंगा। तो 143 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करके 143 ही आए, और प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, बीच का 2 आना चाहिए। तो अगर आप इसको फैक्टर भी करने चलेंगे 143 के, तो ये किससे जाएगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, 4 पर, हाँ 11 से जाएगा, ये 11 एकम 11, 12 13 14 3 बचेगा, तो 11 13 33, तो 13, 11 और 13 आ गए। लो जी, यही आएंगे आपके 11 और 13 वो टुकड़े हैं, मल्टीप्लाई करके जिनको 143 ही आएगा, प्लस या माइनस करके 2 आ जाएगा। तो 11 और 13 ले लेंगे, प्लस का 2 लाना है तो प्लस का 13 x रख
दो और माइनस का 11x रख दो और माइनस का 143 यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 आएगा, माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 आएगा, इज इक्वल टू में 0 चलेगा आपका, तो x प्लस 13 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रख दो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11। अब x माना किसको है जरा आप खुद देख लो, x आपने माना है पहले नंबर को। अब नंबर क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं, तो ये माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे हम रख लेंगे जो कि हमारे पास है 11। तो 11 हमारे पास पहला नंबर है और दूसरा नंबर कौन सा होगा, 11 प्लस 13। तो जो नंबर है एंड में आपको वो लिखना भी है आंसर में, ठीक है, नीचे सबसे लास्ट में कि रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, 11 एंड 13। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जो कि आपका बोट वाला सवाल, नाव और धारा वाला सवाल इसी चैप्टर में से बनता है, 5 नंबर में आता है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं सवाल में, बेसिकली 5 नंबर में आएगा ये। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अगर ठहरा हुआ पानी है, जो पानी कहीं बह नहीं रहा, ठहरे हुए पानी में एक नाव की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 15 किलोमीटर की रफ्तार से नाव एक रुके हुए पानी में चल सकती है। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर जो है वो बोट ऊपर की तरफ जाती है और वापिस आती है, ठीक है, रिटर्न बैक्स एट द सेम पॉइंट, उसी जगह जहां तो चली थी, 4 घंटे 30 मिनट के अंदर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें धारा की, पानी के बहने की स्पीड बतानी है। स्ट्रीम का मतलब होता है कौन सी, धारा की गति, मतलब पानी किस स्पीड से बह रहा है वो हमें बताना है। तो जो पूछा गया है वही मानना है। मैंने क्या बताया, सवाल जहां खत्म हुआ वहीं से जवाब शुरू हुआ, तो जवाब हमारा यहीं से बनेगा। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x, तो हम यही मानेंगे सबसे पहले कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ऑफ द स्ट्रीम कि माना, हिंदी वाले लिखेंगे कि माना बहाव या माना धारा की गति, धारा की जो रफ्तार है वो कितनी है, वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस कितना तय हुआ है, 30 किलोमीटर का हुआ है, आने में भी और जाने में भी, आपको ध्यान रखना है। 30 किलोमीटर अपवर्ड एंड रिटर्न बैक, अब 30 गई है 30 आई है नाव जो है, इस तरह से। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है जी, हमारे पास 30 है, 30 किलोमीटर है। और बोट की जो रफ्तार है स्टिल वाटर में, ठीक है जी, मतलब जो पानी ठहरा हुआ है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर पूरा लिख लेना। वो कितनी दे रखी है हमें, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी तक हमने सवाल शुरू नहीं किया, बस जो हमें दे रखा था हमने वही गिवन लिखा है। अगर आप इतना भी कर देते तो आपको 1-1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। टाइम कम हो, लेट सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता ही ना हो, ये कैसे करना है क्या नहीं पता, कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ गिवन लिख के भी आ जाओगे, यही चीज उतार के भी आ जाओगे, तो भी 1-1.5 नंबर आप और लूट ही लोगे जाते जाते भी। तो इसलिए गिवन लिखना जरूरी होता है। चलिए जी, अब खेल शुरू होता है उसी फॉर्मूले का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फॉर्मूले का। तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम क्या होता है, आपको पता ही दिया था, पहले भी डिस्कस हुआ था, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना तय हुआ है, 30 किलोमीटर का हुआ है, और स्पीड, अब है खेल, स्पीड 2 होंगी, एक होगी अप स्ट्रीम, मतलब जब जो है नाव ऊपर की तरफ जा रही होगी पानी में, जब नाव ऊपर की तरफ बहती है और पानी नीचे की तरफ बहता है तो पानी उसकी स्पीड को कुछ कम करता है, तो यहाँ पर स्पीड माइनस होंगी। तो पानी की स्पीड, बहने की स्पीड, धारा की रफ्तार और बोट की रफ्तार माइनस होंगी। तो अपवर्ड की अगर बात करें 30 किलोमीटर जाने पे, तो जो बोट की स्पीड है उसमें से हम धारा की स्पीड को माइनस करेंगे। पहला केस आपका ये बन गया, तो इतना टाइम लगेगा। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो टाइम हमारा वही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम बात करेंगे वही 30 किलोमीटर नीचे वापसी आई है बोट, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में थी 15 किलोमीटर, लेकिन अब पानी भी नीचे की तरफ बह रहा है और बोट भी नीचे की तरफ बहती आ रही है, तो दोनों की स्पीड मिल जाती है और स्पीड से बोट जो है बहेगी। जैसे आप ढलान पे साइकिल उतारो, पेंडल नहीं मारना, खुद ही आपकी साइकिल बहती हुई नीचे चली जाएगी लुढ़कती हुई। क्यों? क्योंकि ढलान की भी रफ्तार है, ढलान आपकी साइकिल को पुश कर रहा है। तो इसी तरीके से पानी जब नीचे बह रहा है तो वो बोट को भी लेके जाएगा, तो दोनों की रफ्तार जुड़ेगी। तो इसका मतलब बोट की और जो धारा की जो स्ट्रीम की अपने एक्स मानी वो जुड़ जाएंगी, तो यहां से टाइम लगेगा। अब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और हमसे सवाल में कहा गया है कि
जाने में ये जाना हुआ, ठीक है जी, और ये आना हुआ, 30 गया 30 आया, और इस पूरे कार्यक्रम में मतलब जाने और आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। और उसी बिंदु पर वापस आ लौट आती है। यह पूरी यात्रा 4 घंटे 30 मिनट में पूरी होती है। मतलब इस पूरे टाइम में, इस टाइम में और इस टाइम में, जाने का टाइम, ये आने का टाइम मिल मिला के ये बन गया कितना, 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट, मतलब 4 घंटे पूरे पूरे और आधा घंटा, 4.5 घंटे ऐसे लिख सकते हो। सिंपल कर लो इसको, 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 आवर इसको लगे जाने और आने दोनों में मिला के, तो हमने बीच में प्लस लिख दिया। अगर ये होता कि उनका डिफरेंस या इतना टाइम लगा तो माइनस करते। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन, यही था इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लेकर आ जाएंगे। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वही एलसीएम लेंगे नीचे नीचे वालों का। देखो नीचे क्या है, इसमें नीचे है एक जगह 15 - x और एक तरफ है 15 + x। तो 15 - x की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 15 + x में, ठीक है जी। यह आपका इस तरीके से हो गया। अब ऊपर इस 15 + x की मल्टीप्लाई होगी 30 में, 15 + x की मल्टीप्लाई जो होगी वो होगी इस वाले 30 में, ये वाला प्लस लगाऊंगा, और इस 15 - x की मल्टीप्लाई होगी इस वाले 30 में। ये लो जी, ये हमने यहाँ पे कर दी, और इधर हमारे पास 9/2 चल ही रहा है। अब देखो आगे खेल, क्या खेल मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ नीचे देखो ये बन रहा है a - b और a + b। a + b फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो नीचे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² और ऊपर मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा देंगे। तो 30 की 15 में होगी तो 15 × 45 होता है 450। यहाँ हो जाएगा आपका ये 450, फिर यहाँ प्लस 30 की x में होगी 30x, तो प्लस का 30x, ये हो गया। बीच में प्लस है, ठीक है जी, बीच का प्लस ये आ गया। अब इस वाले 30 की यहाँ होगी इस 15 में, तो वही फिर से 450 हो जाएगा। ये फिर से ये हो जाएगा आपका 450, और क्या है यहाँ पर इस 30 की इस माइनस के x में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 30x। ये तो हो गई ऊपर का सारा मसला सॉल्व। अब नीचे आ जाओ, a + b a - b मतलब a² - b², मतलब कि 15 का स्क्वायर। तो नीचे आप कर देंगे 15 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। ये लो जी, हमने नीचे कर दिया x का स्क्वायर, और इस पूरे के बराबर में चल रहा है 9/2। ये इतना सवाल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब क्या करना है, अब जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं जरा उसको काट पीट के छोटा करो। जैसे कि यहाँ पर ये 30x प्लस का है, ये वाला 30x माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम कर देंगे। अब ऊपर 450 और 450 बचे हैं ना, इन दोनों को आप प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8 1500 900। तो ऊपर आपका हो गया ये 900। अब बोन में नीचे इसको खोल दो, 15 का स्क्वायर आप खोल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारे पास 9/2 हो जाएगा। अब ये 9 है और ये 900 है, ऊपर का ऊपर, इनको कैंसिल आउट कर दो, इनको डिवाइड कर सकते हो आप। तो 9 एकम 9, और ये जाएगा 9 से कितनी बार 100 बार पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, अब ये देख लो आप। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर अब बचा ऊपर 100 और नीचे बचा है इसके 225 माइनस का x स्क्वायर, और इधर बचा है आपका 1/2। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 225 माइनस x की 225 माइनस x का स्क्वायर की, इधर बच जाएगी हमारे पास 100 की 2 में हो जाएगी 200। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 200 एज इट इज है, ये वाला इधर जाके 225 हो जाएगा, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x का स्क्वायर का उधर जाके रूट लगेगा 25 पे, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो ले दे के कुल मिलाकर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, और x आपने माना किसको था, धारा की गति को माना था, मतलब जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड को माना था। तो हमारे पास आ गई स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जो हमारे पास ये वाला पार्ट था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये निकल के आ गया 5 किलोमीटर। एंड में आप नीचे लिखेंगे भी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपने इस तरीके से मान लिया। व्हाट इज द स्पीड अप स्ट्रीम, आप अप स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो अप स्ट्रीम में क्या है भैया, 15 किलोमीटर जो है, ये रहा 15 किलोमीटर ऊपर जा रही है नाव, ठीक है 15 की स्पीड से, लेकिन 5 की स्पीड से पानी उसकी स्पीड कम कर रहा है, क्योंकि पानी की स्पीड 5 है। तो 15 की स्पीड में जब ये 5 की स्पीड कम होगी तो अप स्ट्रीम आ गई 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप लिख भी देंगे, अप स्ट्रीम जो आ गई, अप स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, वो 10 किलोमीटर आ जाएगी।
ठीक है जी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से होंगे ये स्पीड और बोट वाले सवाल। जो मेन पार्ट था वो ये था कि किस तरीके से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब 3 नंबर का सवाल आ जाए, 5 नंबर का सवाल आ जाए, छोटा सवाल आ जाए, बड़ा सवाल आ जाए, मैंने सारी की सारी चीज़ें, उसका नेचर ऑफ रूट्स, उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डी कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर ये डन हो चुका है। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ये सारे सवाल जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, ये वाले सवाल भी आप सॉल्व कर लीजिए और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस अपने आप से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा और मुझे ये वाले सवाल सॉल्व करके मेरे अकाउंट पे चेक भी करवा लो। बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका हाथ जो है वो साफ होगा। ये वीडियो क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए जिनका प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है और मैथ्स की तैयारी भी नहीं हो पाई है, यहाँ से हो जाएगी, सीरीज से हो जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।